हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। मलेरिया जो है CHN यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से लिया गया है, जिसका नाम है मलेरिया। आइए मलेरिया का वर्ड देखते हैं कि मलेरिया आया कहाँ से है। मलेरिया का वर्ड जो बना है माला प्लस एरिया यानी कि बेड एयर। जिस एरिया में फैक्ट्री का काम ज़्यादा होगा, स्मोकिंग का काम ज़्यादा होगा यानी कि स्मोक ज़्यादा होगा जिस एरिया में, तो वहाँ मलेरिया के केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि मलेरिया होता क्या है। मलेरिया इज ए कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन। मलेरिया जो होती है कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल मीन्स होता है कि एक दूसरे से फैलती है। इट कोज बाई प्लाज्मोडियम, ये जो होती है प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया कोज होता है। इट ट्रांसमिटेड टू मैन बाई बाइट फॉर इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और ये जो होता है इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से ये मलेरिया फैलता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आप बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे एजेंट। एजेंट एजेंट में 4 स्पेसीज ऑफ मलेरिया पैरासाइट यानी कि 4 प्रकार के मलेरिया पैरासाइट होते हैं जिनकी वजह से मलेरिया कोज हो सकता है। सबसे पहला होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है 70% केसेस मिलते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो मलेरिया होता है वो मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। दूसरे नंबर पर आता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो होता है इसमें क्या होता है 25 से 30% केसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम की वजह से जो होता है 25 से 30% केसेस देखने को मिलेंगे मलेरिया कंडीशन के। एंड थर्ड आता है प्लाज्मोडियम क्वार्टिन। प्लाज्मोडियम क्वार्टिन को प्लाज्मोडियम मलेरिया भी कहते हैं, जो कि 4 से 8% केसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं इसके केसेस। लास्ट आता है प्लाज्मोडियम ओवल। प्लाज्मोडियम ओवल जो होता है रेयरली फाउंड, यानी कि बहुत ना के बराबर एरिया में देखने को मिलता है मलेरिया इस पैरासाइट की वजह से। आइए इसके होस्ट फैक्टर की बात करते हैं। होस्ट फैक्टर में सबसे पहला आता है इसमें एज। एज में हम देखेंगे, एज में आता है ओल्ड एज, यानी कि किसी भी एज में ये मलेरिया की कंडीशन हो सकती है। दूसरा आता है सेक्स। सेक्स यानी कि जो फीमेल के मुकाबले मेल को ये ज़्यादा मलेरिया की कंडीशन होने के चांस रहते हैं। तीसरा है ह्यूमन हैबिट्स। ह्यूमन हैबिट्स में आता है कोई पर्सन की बेड हैबिट्स से, यानी कि बाहर सोता है, प्रॉपर स्लीप करने के लिए बाहर सोता है, या बेड नेट्स का यानी कि मच्छरदानी का यूज़ नहीं करता है कोई मैन या पर्सन, तो इस कंडीशन में भी हमारा मलेरिया की कंडीशन होने के चांस रहते हैं। आइए इसके थर्ड देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि हमारे इन्वायरमेंटल की वजह से मलेरिया कोज कैसे हो सकता है। सबसे पहला आता है इसमें रेनफॉल, यानी कि जिस एरिया में ज़्यादा बरसात होगी, बरसात जिस एरिया में ज़्यादा होगी, जिस मोहल्ले में ज़्यादा होगी, या जिस सिटी में ज़्यादा होगी, तो उस सिटी में या उस एरिया में मलेरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा आता है वाइंड। वाइंड का मतलब यही है, अगर एयर पोल्यूटेड रहेगी यानी कि गंदगी रहेगी, स्मोक रहेगा एयर में प्रेजेंट, तो उसकी वजह से भी मलेरिया की कोज हो सकता है। तीसरा आता है पुअर सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन में यानी कि अगर हम जिस एरिया में रह रहे हैं, अगर वहीं आसपास हम इन्वायरमेंटल में अपने साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, अगर कहीं डैर में पानी भर रहा है या कहीं पानी भर रहा है तो उसे साफ़ नहीं करेंगे, तो उससे मलेरिया कोज हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो मच्छरों की ग्रोथ ज़्यादा होगी, इस वजह से हमारा मलेरिया कोजेस हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, यानी कि ये किस किस वजह से फैलता है, ये किस किस तरीके से फैलता है। सबसे पहले आता है इसमें मलेरिया ट्रांसमिटेड टू इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जो इन्फेक्टेड एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से ये ट्रांसमिटेड होता है। एंड दूसरा होता है इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसकी वजह से ही मलेरिया ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे पर्सन में। आइए इसकी साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं, यानी कि क्या क्या लक्षण उसको पेशेंट को दिखेंगे। सबसे पहला आता है उसमें फीवर, यानी कि फीवर रहेगा, फीवर भी तेज वाला रहेगा, 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा बुखार, जो फीवर जो रहेगा हाई रहेगा। दूसरा आता है इसमें हेडेक। जो मलेरिया पेशेंट को क्या होगा, हेडेक यानी कि सिर के दर्द रहेगा, सिर में दर्द रहेगा। तीसरा आता है इसमें नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि जो मलेरिया का पेशेंट है उसको नोजिया वोमिटिंग, यानी कि जो नोजिया मीन्स होता है फील ऑफ वोमिटिंग, यानी कि उसे महसूस होगा कि वोमिटिंग आ रही है, और वोमिटिंग का मतलब है यानी कि वो वोमिटिंग करेगा मलेरिया की कंडीशन में। एंड नेक्स्ट आता है टेकिकार्डिया। मलेरिया के पेशेंट को क्या होता है टेकिकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट जो उसकी इंक्रीज हो जाएगी। एंड लास्ट नेक्स्ट आता है इसका टेकीपिनिया। टेकीपिनिया का मतलब होता है जो नॉर्मल सांस ले रहा है पर्सन वो एबनॉर्मल हो जाएगा, यानी कि जल्दी जल्दी सांस लेगा पर्सन, लंबे लंबे सांस लेगा, यानी कि प्रॉपर उसको सांस नहीं ले पाएगा पेशेंट। एंड बॉडी पेन। मलेरिया वाले पेशेंट को क्या होगा बॉडी पेन, यानी कि उसका जो बदन में दर्द करेगा।
ये हमारा सिम्टम होगा। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन के। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में क्या क्या करते हैं हम? डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन मतलब होता है क्या क्या हम जांचें करते हैं इनमें, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि मलेरिया हुआ है या नहीं पेशेंट को। सबसे पहला करते हैं इसमें हिस्ट्री कलेक्शन के। पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि हाँ पेशेंट को पीछे कोई बीमारी तो नहीं थी, कोई डेंगू की कोई बीमारी तो नहीं थी प्रीवियस, या कोई मलेरिया की कंडीशन तो नहीं है। दूसरा देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कोई रेशिस तो नहीं है, कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है, कोई और वुंड वगैरह तो नहीं है पेशेंट को। एंड उसके बाद में करते हैं हम MP यानी कि मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट जो करते हैं हम मलेरिया का पता करने के लिए कि हाँ भाई मलेरिया पेशेंट को हुआ है या नहीं। एंड लास्ट करते हैं CBC जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि इसमें ब्लड काउंट में हम WBC देखेंगे, RBC देखेंगे, प्लेटलेट्स देखेंगे। हम इसमें बैक्टीरिया का पता करेंगे मलेरिया को पता करने के लिए। आइए इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि क्या क्या हम मेडिसिन इसमें प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को मलेरिया की कंडीशन में। सबसे पहले आता है एंटी मलेरिया ड्रग्स, यानी कि मलेरिया को ख़त्म करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी दवाई देते हैं? एंटी मलेरियल ड्रग्स, जिसका एग्जाम्पल है क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन और आर्टोजोनेट। ये हम मलेरिया के ट्रीटमेंट में मेन दवाई देते हैं। एंड अदर देते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि जो पेशेंट को सिम्टम आ रहा है उसके आधार पर हम पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले आता है इसमें एनाल्जेसिक क्यों देंगे? जो पेशेंट को हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, उसको रिलीव करने के लिए, यानी कि जो सिर का दर्द और बॉडी पेन हो रहा है उसको कम करने के लिए हम एनाल्जेसिक देंगे। एंड दूसरे देखेंगे हम एंटीपायरेटिक दे देंगे। जो पेशेंट को बुखार हो रहा है 102 से 103 जो फ़ारेनहाइट बुखार हो रहा है उसको कम करने के लिए हम एंटीपायरेटिक देंगे। आइए इसकी प्रिवेंशन की बात कर सकते हैं कि मलेरिया के से बचने के लिए हम क्या क्या हमें इक्विपमेंट का क्या क्या हमें यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ को हमें फॉलो करना है। सबसे पहला आता है बेड नेट्स, यानी कि हम इसमें मच्छरदानी का यूज़ करेंगे प्रॉपर। दूसरा आता है डू नॉट स्लीप ओपन प्लेस, यानी कि हम उसे पेशेंट को मना करेंगे आपको खुले स्थान पे नहीं सोना है, जहाँ जिससे कि मलेरिया आसानी से काट सके, वो ऐसे स्थान पे नहीं सोना है हमें, खुले एरिया में मतलब सोना नहीं है हमें। तीसरा देखेंगे कवर द बॉडी पार्ट्स, और हमें जो अपने बॉडी को कवर करके रखना है कपड़ों से, फुल स्लीव की शर्ट पहननी है, अपने पूरे बदन को कपड़ों से ढक के रखना है। एंड चौथा आता है इसमें यूज़ मॉस्किटो कोइल, जो मॉस्किटो कोइल्स होती हैं जो क्या करती हैं मॉस्किटो को किल करती हैं, वो उसका हम कोइल का यूज़ करेंगे। एंड लास्ट आता है होम क्लीन, हम घर को साफ रखेंगे। एंड एरिया क्लीन सराउंडिंग, यानी कि जहाँ हमारा घर है उसके एरिया जो है आसपास का उसको भी हम क्लीन करेंगे, कहीं पे हमें पानी नहीं भरने देना है, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आज का हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।